अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। हुकूमती वजीर तारिक फजल चौधरी अपनी ही जमात के साबिक रुकन और साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ मफादात के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठा रहे हैं। नून लीग की ही सेनेटर अनुशा रहमान इस हवाले से नैब की तहकीकात का मामला उठा रही हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए चैलेंज दे रहे हैं कि अगर बतौर वजीर ख़जाना उनके खिलाफ कोई भी सबूत है तो हुकूमत नैब या FIA के जरिए कार्रवाई करे, और अगर तारिक फजल चौधरी में हिम्मत है तो वो अपना पार्लिमानी इस्तेहकाक ख़त्म करें और अदालत में मेरा सामना करें। मिफ्ता इस्माइल ये भी कह रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत स्पेशलाइज्ड नशोनुमा प्रोग्राम 2019 में तहरीक इंसाफ के दौर में BISP के बोर्ड ने मंजूर किया था ताकि बच्चों में स्टंटिंग और मैल न्यूट्रिशन के ख़तरे से निपटा जा सके, और इस प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का इंतखाब किया गया था, जबकि स्माइल इंडस्ट्रीज तो गुज़िश्ता 20 बरसों से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सप्लाई कर रहा है। अनुशा रहमान ने इस मामले पर नैब के हवाले से सवाल उठाया। पहला सवाल तो ये कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्यों ये काम कर रहा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिनसे पैसे लेने थे उनको पैसे दे क्यों रहा है। फिर वो कहते हैं कि कोई ऑडिट भी नहीं होता इसका, और एक ही कंपनी है और उस कंपनी का नाम ये देते हैं इस्माइल इंडस्ट्रीज़, और ये कहते हैं कि इस्माइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो सिर्फ अकेली साशे पैक बना सकती है पूरे पाकिस्तान में। तो ये जो 100 अरब रुपए के करीब साशे पैक खरीदे जाते हैं ये इस्माइल इंडस्ट्रीज़ से, ये कौन लोग हैं जिनको ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सिर्फ इन्हीं को ठेका देती है, और ये इनकी तफसील बता दें कि ये कौन लोग हैं, और मुझे ये बता दें कि अगर ऑडिट होने का कोई मैकेनिज्म BISP में मौजूद है कि नहीं है। इसी जवाब में लिखा हुआ है कि जो बजट की स्पीच है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ये इंक्रीज अनाउंस किया। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का अगर इशू है तो ये मामला नैब का है। जबकि तारिक फजल चौधरी ने सवाल का जवाब देते हुए मामला उठाया कि मिफ्ता इस्माइल के होते हुए इस प्रोग्राम का बजट बढ़ा दिया गया और उनकी कंपनी स्माइल इंडस्ट्रीज इस प्रोग्राम के तहत बच्चों की खुराक की वाहिद सप्लायर थी। उस वक्त जो हमारे वफाकी वजीर थे खजाना के मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने जो अपनी बजट तकरीर है 2022-23 उसमें उन्होंने ये कहा कि बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम तमाम अजला तक बढ़ा दिया जाएगा, जिस पर तकरीबन 21.5 अरब रुपए की लागत आएगी। ये सर इंक्रीज़ उस वक्त हुई है, और इसके साथ साथ इसकी जो प्रिक्योरमेंट है और जो इसकी तरसील है वो सर दे दी गई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है सर, उन्होंने इसका जो प्रोक्योरमेंट का तरीका है वो उनका टोटल इंटरनल मैकेनिज़्म है, उसमें कोई पेपर रूल्स नहीं है, कोई उसका ऑडिट नहीं है। उन्हें स्पुर्द किया गया कि वो तरसील को यकीनी बनाएंगे और प्रोक्योरमेंट भी वो अपने इंटरनल मैकेनिज़्म के तहत करेंगे। अब पूरे पाकिस्तान में सर उन्होंने जो इंडस्ट्री शॉर्टलिस्ट की वो इस्माइल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड हैं, जिसके जो ओनर हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। तो मैं सर इस बात से इनसे इत्तफाक करता हूँ सेनेटर साहिबा से कि इसको पेपर रूल्स के तहत प्रोक्योरमेंट इसकी नहीं की गई। तकरीबन 97 अरब रुपए जो हैं वो इस प्रोग्राम के तहत तकसीम किए गए हैं, और वो उसी इंडस्ट्री ने, मिफ्ता इस्माइल साहब की जो इंडस्ट्री है उसी को ये ठेका दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत, और ये प्रोक्योरमेंट और तहसील जो है ये सारी उधर से हुई है। ये जवाब दिया गया, मगर जो रिटन जवाब दिया गया उसमें और भी बहुत सारी तफसीलात मौजूद हैं। तहाँ मिफ्ता इस्माइल ने इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा कि मामला 2019 से शुरू हुआ जब मैं जेल में था, जबकि मेरे बाद इसाक डार और मोहम्मद औरंगजेब ने भी बतौर वज़ीर ख़जाना इस प्रोग्राम के पैसे बढ़ाए। जिस साल मैं वजीर था उस साल ये प्रोग्राम जो है वो 5 से बढ़ के 20 हुआ 2022-23 में, और अगले साल 20 से बढ़ के 35 हो गया जब डार साहब वजीर थे। उसके अगले साल 35 से बढ़ के 42 हो गया जब डार साहब वजीर थे, और उसके अगले साल इनके इस साल 42 से बढ़ के 53 हो गया जब मोहम्मद औरंगजेब वजीर थे। तो ये कहते हैं कि मिफ्ता साहब ने ये प्रोग्राम बढ़ाया है और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर मिफ्ता को ये पता थी 2022-23 का प्रोग्राम और 20 अरब रुपया करना गलत था, तो फिर इसाक डार को भी तो पता थी ना 2023-24 का प्रोग्राम, उसने क्यों 20 से 35 कर दिया। अगर मैंने 15 बढ़ाए तो उसने भी 15 अरब बढ़ाए, उसने क्यों बढ़ाए? तो फिर 35 से अगले साल 42 क्यों किया उसने? उसके अंदर 7 अरब रुपए और क्यों बढ़ाया? उसके बाद मोहम्मद औरंगजेब ने 42 को 53 क्यों कर दिया? उसके ऊपर 11 अरब रुपए और क्यों बढ़ाए? बात दुरुस्त ये है कि ना मोहम्मद औरंगजेब को पता थी ना इसाक डार को पता थी, वरना आप इसाक डार को तो जानते हैं कितना विंडिक्टिव आदमी है, उसको पता होती तो वो चलने देता प्रोग्राम। ना इसाक डार को पता थी ना मिफ्ता इस्माइल को पता थी। तो बिस्क का मसला है, और बिस्क का ये मामला कब से हुआ है? 2019 दिसंबर में। 2019 दिसंबर में मैं किधर था? मैं जेल में था, हदियारा के अंदर था, जब ये बोर्ड की मीटिंग मिस की हुई है, जब इन्होंने ये प्रोग्राम किया है और इन्होंने WFP को इसका चार्ज दिया। तारिक फजल चौधरी और अनुशा रहमान ने मिफ्ता इस्माइल के मफादात के टकराव के हवाले से सवाल उठाए थे, जिस पर आज मिफ्ता इस्माइल ने जवाबी सवाल उठा दिए।
अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझना है तो फिर शहबाज शरीफ साहब की 2 शुगर मिलें हैं, वो शुगर मिल के मालिक हैं, उनके बेटे मालिक हैं, लेकिन वो शुगर के ऊपर जो फैसला करते हैं एक्सपोर्ट का, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अनूशे बीबी को नजर नहीं आता। जब इसाक डार साहब शुगर एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनते हैं एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कभी पाकिस्तान की तारीख में फॉरेन मिनिस्टर शुगर एडवाइजरी का चेयरमैन नहीं बना है, या इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनता है, अगर उसका कोई मसला हो तो कॉमर्स मिनिस्टर बनता है। पहली मर्तबा फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो चेयरमैन बने। तो अनूशे बीबी को इसाक डार की वो कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आई कि इसाक डार को शुगर इंडस्ट्री का शुगर एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया और उसने फॉरेन एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, और फिर एक्सपोर्ट के करते रहे, प्राइसेस बढ़ती रही, एक्सपोर्ट करते रहे, प्राइसेस बढ़ती रही, एक्सपोर्ट करते रहे, प्राइसेस बढ़ती रही, और इन्होंने रोका नहीं। ये नजर नहीं आया अनूशे बीबी को इसाक डार के बारे में। तारिक फजल चौधरी को ये नजर नहीं आया कि अगर एक वजारत एक वजीर हो आईटी कंपनी की और टेलीकॉम्स की, और वो अपने शौहर को पीटीएस को फोर्स करके अपने शौहर को डायरेक्टर बना दे जहां पे लाखों रुपए की मरात मिलती हैं, तो अनूशे बीबी को और तारिक फजल चौधरी को ये नजर नहीं आया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 2022-23 में था तो फिर 2023-24 में वो प्रोग्राम को 15 अरब रुपए से क्यों बढ़ा दिया गया? मिस्टर इस्माइल शुगर एडवाइजरी बोर्ड की बात कर रहे थे, मगर शुगर एडवाइजरी बोर्ड नहीं बल्कि अक्टूबर 2024 में खबर आई थी कि इसाक डार साहब को कैबिनेट कमेटी और मॉनिटरिंग शुगर एक्सपोर्ट्स की सरबराही दी गई है ताकि वो शुगर एक्सपोर्ट्स को मॉनिटर कर सकें। उसके बाद सबने देखा कि क्या स्कैंडल बना, चीनी की बरामदाद हो गई, लोकल मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ गई, अब दरामदाद की बातें की जा रही हैं। इस सब में अहम यह था कि उस वक्त की जो चेयरपर्सन थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हम उनसे रब्ता करते और पूछते कि क्या मिफ्ता इस्माइल ने बतौर वज़ीर ख़जाना आपके काम में मुदाखलत की थी। चेयरपर्सन थी उस वक्त शाज़िया मरी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत की इत्तिहादी है। तो हमने उनके सामने सवाल रखा कि क्या आप हमें अपनी राय से आगाह करें कि क्या मिफ्ता इस्माइल ने बतौर वज़ीर ख़जाना आपके बतौर चेयरपर्सन BISP के दौर में BISP के फैसलों में कोई किरदार अदा किया या मुदाखलत की थी। हमने उन्हें यह भी बताया कि हम ये सवाल मौजूदा हुकूमत की जानिब से मिफ्ता इस्माइल पर लगाए गए इल्ज़ामात के तनाजुर में कर रहे हैं जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन फूड SNF से मुतालिक प्रोग्राम पर लगाए हैं। इस पर शाज़िया मरी का अपने जवाब में कहना था कि मेरे चेयरपर्सन बनने से पहले ही इस्माइल इंडस्ट्रीज़ बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के तहत स्पेशल न्यूट्रिशंस फूड फ्राहम कर रहा था, और इस प्रोग्राम के पायलट की कामयाबी के बाद 2021 मार्च में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बोर्ड की अप्रूवल के बाद नशोनुमा प्रोग्राम को 15 इजला से बढ़ाकर तमाम इजला में वसी किया गया, जिसके तहत प्रोग्राम का बजट भी बढ़ा। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के लिए बजट के इजरा के लिए कैबिनेट की इजाज़त और मुरव्वजा प्रोसेस के तहत ही मंजूरी दी जाती रही, जिस तरह बाकी तमाम प्रोग्राम्स की मंजूरी दी जाती है। तमाम सूबाई हुकूमतें भी अपने सूबाई ग़िज़ाई प्रोग्राम्स के लिए इस्माइल इंडस्ट्रीज से ही स्पेशल न्यूट्रिशंस फूड बजरिया UN एजेंसीज हासिल करती हैं, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और दीगर यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज के प्रोक्योरमेंट की प्रोसीजर पर पूरा उतरने के बाद ही इस्माइल इंडस्ट्रीज़ को स्पेशल न्यूट्रिशंस फूड फराहम करने के लिए मुंतखब किया गया था। बजट के इजाफे की बुनियादी वजह बेनिफिशरीज की तादाद में इजाफा है। बजट की मंजूरी के बाद BISP बोर्ड के पास प्रोग्रामों में एलोकेशन का इख्तियार होता है। यह वाज़ेह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम भी है, और इस प्रोग्राम के तहत ग़िज़ाई क़िल्लत ख़त्म करने के लिए ख़वातीन और बच्चों को खुसूसी खुराक फराहम की जाती है। और इसके लिए 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बोर्ड ने बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम पर अमल दरामद करने और खुराक की प्रोक्योरमेंट से लेकर सारा इंतज़ाम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिफ्ता इस्माइल के ख़ानदान की इस्माइल इंडस्ट्रीज से प्रोक्योरमेंट की। प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ता चला गया, जहां 5 साल में प्रोग्राम का साइज़ 2 अरब से बढ़कर 42 अरब रुपए हो गया, तो वहीं सिर्फ गुज़िश्ता 3 बरस में इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद 2022 में 1,79,000 से बढ़कर 2024 में 18,73,000 हो गई। मगर अब खुद हुकूमत सवाल उठा रही है। ज़ाहिर जो रिटन रिप्लाई है उसमें हुकूमत ने काफ़ी सारी तफसीलात बताई हुई हैं कि इस प्रोग्राम का क्या फ़ायदा हुआ, मगर जो तकारीर की गई या जो जवाबात दिए गए अनुशे रहमान साहिबा की तरफ से, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ से, उससे मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर सवालात उठ गए, जिसका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ दोनों मौजूद हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी साहब, आपका मौक़िफ़ था, उस पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो मौक़िफ़ दिया वो भी आपने सुन लिया। शाज़िया मरी साहिबा से हमने रब्ता किया कि क्या कोई मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से मुदाखलत थी, उनका जवाब भी आपने सुन लिया। आप क्या कहिएगा, क्योंकि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर मिफ्ता इस्माइल साहब भी सवालात उठा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बात अभी की है तफसील से मैंने सुनी है। सवाल आपने ये किया है कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, पहली बात तो ये है कि मैं ना तो किसी तहकीकाती इदारे का कोई अफसर हूँ
वो नैब हो या FIA हो, और ना मैं कोई आपकी तरह इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ कि जिसने कोई स्टोरी जो है वो तहकीकात के बाद ब्रेक की हो। मैंने बतौर पार्लिमानी वज़ीर एक जवाब जो वजारत है हमारी जो पॉवर्टी एलिवेशन है उसकी जानिब से जमा कराया गया सेनेट में, तहरीरी तौर पे फैक्ट्स लिखे गए, किस किस दौर में नशोनुमा प्रोग्राम के बारे में जो सवाल पूछा गया, कितना कितना बजट उसका था, इजाफा कितना हुआ और किस किस दौर में हुआ, और नशोनुमा प्रोग्राम के तहत प्रोक्योरमेंट जो है वो किस इदारे से की जाती है, किस इंडस्ट्री से की जाती है। ये वो सवाल था जो हमारी पॉवर्टी एलिवेशन की मिनिस्ट्री ने तहरीरी तौर पे सेनेट में जिसका जवाब जमा कराया और वो मैंने पढ़ के सेनेट में सुनाया। अब इसमें कोई ना तो ज़ातियात थी ना कोई, मैंने आपने मेरे तकरीर भी सारी सुनाई, मैंने कहा जनाब कि इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब करप्शन कर गए हैं, इसमें बहुत बड़ी बदउनवानी हुई है। सवाल इसमें दो हैं। पहला तो ये है कि जो प्रोक्योरमेंट हुई है चाहे जिस दौर में हुई है वो एक इंडस्ट्री को दी गई है, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा, देखें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या UN के दीगर इदारे वो ज़्यादातर फंडिंग देते हैं ममालिक को इस तरह के प्रोग्रामों में, लेकिन इस प्रोग्राम में फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की दी गई है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, और वो प्रोक्योरमेंट कर रहा है। अब गवर्नमेंट का जो पैसा है जो बजट के ज़रिए एलोकेशन होती है वो प्रेरोगेटिव है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी और आवाम का भी कि वो जान सकें कि जो प्रोक्योरमेंट हो रही है, जो चीज़ें इसे असूल करदा तरीके से या मुरवजा इस वक्त जो भी कवानीन हैं, जिस तरह आप गवर्नमेंट का पैसा स्पेंड करते हैं, क्या वो रूल्स फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, ये पहला सवाल था। और दूसरा ये कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में ये इजाफा हुआ है, क्या वो इस इल्म थे, कैबिनेट को इल्म था, ऑन बोर्ड थे, ये वो चीज़ें हैं। ना तो प्रोग्राम की जो आपने कहा कि बाद में भी इजाफा हुआ, बिल्कुल हुआ, इसकी आफादियत से किसी को इनकार नहीं है, बड़ी तादाद से लोग इससे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, उसे कोई सरोकार नहीं है। तो ये दो बातें थी इसमें। मगर डॉक्टर साहब दो बातें देखिए, आपने जो अपना जवाब दिया उसमें ज़ाहिर है जो इंप्रेशन पूरा का पूरा गया वो ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जब वज़ीर ख़जाना बनते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और उसके बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत ये सब हो रहा था और जो पेपरा के रूल्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे थे। अगर आप तफसील से बता देते कि असल में तो 2019 में तहरीक इंसाफ के दौर में ये शुरू हुआ जब मिफ्ता इस्माइल साहब जेल में थे, और सानिया निश्तर साहिबा की सरबराही में, चेयरपर्सन की सरबराही में जब इजलास हुआ तो उसमें बाकायदा कहा गया कि जो डिटेल डेलिब्रेशन है वो WFP के साथ हो गई है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, और ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोग्राम मे बी आउटसोर्स टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू इंश्योर कमिटेड आउटकम। She further added that since World Food Program is a UN agency, BISP can trust their processes and procedure। कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को तहत दिया गया ये उनके दौर में दिया गया। दूसरा आप ये भी बता देते कि अगर 20 अरब रुपए मिफ्ता इस्माइल के दौर में हुआ था तो 35 अरब रुपए, फिर 42 अरब रुपए, फिर 53 अरब रुपए इसहाक डार साहब और औरंगजेब साहब ने कहा। तो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल को आप इंडोर्स कर रहे थे वो सवाल इतना स्ट्रांगली इंडोर्स ना होता। फिर देखिए गुजारिश ये है कि मैंने अपने जवाब में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ 2 अरब की लागत से, ये वाज़े तौर पे मैंने अपने जवाब में कहा है, और मैंने इसलिए कहा है कि ये हमारी पॉवर्टी एलिवेशन की मिनिस्ट्री ने अगेन आई वुड से कि जो जवाब तहरीरी तौर पे इस सवाल के उठाने के बाद जमा कराया सेनेट में, और वो हर सेनेटर के सामने तहरीरी शक्ल में मौजूद होता है, उसमें ये तहरीर था कि ये इससे पहले 2 अरब था और उसके बाद ये 21 और उसके बाद इसमें जो इजाफा हुआ है उसमें कोई चीज़ छुपाई नहीं गई, कतई तौर पे उसमें कोई मख्फी चीज़ नहीं रखी गई। मुकम्मल जवाब जो है वो आपके पास भी मौजूद होगा, आप उसे पढ़ लें। मैंने वहीं से वो जवाब पढ़ के सारा जो है वो हक़ाइक़ बताए हैं, और यही हक़ाइक़ जो हैं ये मीडिया पे भी आए हैं। अब इसमें मैं नहीं समझता कि मिफ्ता इस्माइल साहब को लेना चाहिए कि उनके ऊपर कोई पर्सनल जो है वो कोई किसी ने कोई अटैक करने की कोशिश की है, ऐसी बात या ऐसा तासुर जो है दिया ज़रूर गया है, लेकिन हमने बड़ी हक़ाइक़ पे बात की है। और मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं कि जो इसकी प्रोक्योरमेंट के हवाले से पॉलिसी क्या थी, कैसे हुई, वो गवर्नमेंट का राइट था, उस वक्त भी नहीं पूछा गया, अब पूछा गया, सेनेट में सवाल उठाया गया, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे मैं मिफ्ता इस्माइल साहब की जो कार्रवाइयां होती हैं उन पे सवाल होते हैं, और हम बतौर पार्लिमानी वजीर हमारी जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो जवाबात मुतल्लिका महकमों से आते हैं बिल्कुल है, ज़ाहिर है वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ जाने से पहले, बट अगेन जब अनुशा रहमान साहिबा सवाल करती हैं, नैब का सवाल उठाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं और आपने उनकी बात को इंडोर्स करते हैं, तो आप ये भी तो बता सकते थे ना कि 2022 में इसके बेनिफिशियरी 1,79,000 लोग थे, अब 18,73,000 हो गए हैं। इसका बजट बढ़ा है तो इसहाक डार साहब ने भी बढ़ाया और औरंगजेब साहब ने भी बढ़ाया, और ये प्रोग्राम शुरू हुआ 2019 में, तो सारा का सारा एक्सक्लूसिव इख्तियार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। वो आप काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन और भी बता सकते थे ना इसके हवाले से। जब आप देखें, बात यह है कि मिफ्ता साहब
का नाम इसलिए इस जवाब में ज़्यादा हाईलाइट हुआ, उसकी वजह ये थी कि मिफ्ता साहब की ज़ाती इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ इस प्रोक्योरमेंट के अमल में शामिल थी और ये पैसा जो है उससे ज़ाहिर मुस्तफ़ीद हो रही थी। इसलिए ये उनका प्रोग्राम नाम ज़्यादा इसमें हाईलाइट हुआ है कि उनकी इंडस्ट्री जो है वो जो चंक बढ़ाया गया इस नशोनुमा प्रोग्राम में, जो उनके दौर में 2 अरब से 21.5 अरब हुआ, उसका मेजर चंक का फ़ायदा मिफ्ता साहब की अपनी इंडस्ट्री को हुआ है। ये बात थी। बाकी जो 2 मिनिस्टर्स हैं उनके दौर में भी इजाफा हुआ है और प्रोग्राम की, जैसे मैंने पहले आपको कहा, उसकी अफादियत से तो किसी ने इनकार नहीं किया। मिफ्ता साहब, आप ज़ाहिर आपने प्रेशर की, वो कह रहे हैं आप ज़्यादा इसको पर्सनल ले गए हैं। एक सवाल हुआ था, उन्होंने जवाब दिया, अफादियत से भी, प्रोग्राम की अफादियत से भी वो इनकार कोई नहीं कर रहे हैं, मगर फ़ायदा आपकी इंडस्ट्री को हुआ तो ज़ाहिर है वो हाईलाइट ज़्यादा हो गया। इनके जवाब में कुछ झूठ था और कुछ गुमराही थी। सीधी सीधी बात है। ये मेरे ऊपर अटैक किया था अनुशा साहिबा ने और तारिक फजल चौधरी ने, और जो जिस तरह एक शरीफ आदमी की इंटेग्रिटी है, मेरे पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन जितनी मेरी इंटेग्रिटी है इतनी किसी मुस्लिम लीग की अब नहीं रही है। ठीक है, सच्ची बात है। और इन लोगों की मैं बातें करता हूँ, मैं इनके बारे में सच बोलता हूँ कि चीनी की ये तारिक फजल चौधरी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है, तो इसको नजर नहीं आ रहा तारिक फजल चौधरी को कि शुगर इंडस्ट्री किसकी है और चेयरमैन कौन है कैबिनेट का। इसको नजर नहीं आया कि डार साहब ने इजाजत दी है कैबिनेट से चीनी एक्सपोर्ट करने की, तो इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो नजर नहीं आया। इसको अनुशा रहमान अपने शौहर को बना देती है पीटीसीएल के डायरेक्टर जब वो वजीर थी, इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर नहीं आया। एक शरीफ ईमानदार आदमी को, और मैं कुरान कसम खा के कहता हूं कि मैंने जिंदगी में किसी से बात नहीं करी है इस प्रोग्राम के बारे में। बिस पे आप पूछ लीजिए, शादिया मरी से पूछ लीजिए, उसके सेक्रेटरी से पूछ लीजिए, मैंने कभी बात भी नहीं करी कि कितने पैसों का प्रोग्राम होता है। मुझे तो अजीब लगता है ये। और मैं तो बिस को पूरे साल का बेचता हूं, एक प्राइस सेट होती है, वो कुछ पाकिस्तान में लेते हैं, कुछ पाकिस्तान के बाहर लेते हैं। $300 मिलियन से ज्यादा का मैं एक्सपोर्ट कर चुका हूं। आई एम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स इन पाकिस्तान। ये चीज एक्सपोर्ट करता हूं, कैंडी ट्रॉफी भी करता हूं, लेकिन ये चीज एक्सपोर्ट करता हूं। मैं कोंगो में एक्सपोर्ट करता हूं, मैं सोमालिया में एक्सपोर्ट करता हूं, मैं इजिप्ट, अपने यमन में एक्सपोर्ट करता हूं, मैं सीरिया में एक्सपोर्ट। मैं तो सोचता हूं कि मुस्लिम लीग वालों को चलो कम से कम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो याद आया। जी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो ये कह रहे हैं कि आपने जानबूझकर ये किया, फिर शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में भी आप वो कह रहे हैं कि आपने मिसलीड करने की कोशिश की। आपका जवाब? गुजारिश ये है कि जिस बंदे की दाढ़ी में तिनका हो वही इतना जज्बाती होता है जितना मिफ्ता इस्माइल आपके प्रोग्राम में हो रहा है। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि जो भी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर होता है उसका कोई ना कोई ज़ाती कारोबार होता है। अगर उनकी कोई ज़ाती मिले हैं तो क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान में चीनी का कारोबार बंद हो जाए, या प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं बन सकता? तारिक फजल चौधरी साहब, कोई माजरत के साथ बात है तो उस पर बात करें। माजरत के साथ यही सवाल तो फिर उन पर भी उठता है। उसके बेनिफिशियरी हैं तो ये बताएं कि मुझे इल्म नहीं था, कैबिनेट की अप्रूवल थी। उसका जवाब ये बनता है, ये नहीं बनता कि जिस तरह आप जो है वो भड़क उठे हैं और दूसरों के ऊपर जाती इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस बात का नहीं पता कि आपको क्यों इस बात के ऊपर जो है वो इतना जाती पर्सनल अटैक। नहीं, मिफ्ता साहब एक मिनट। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अगर इनके ऊपर सवाल उठता है, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कैसे सवाल नहीं उठता है कि उनके अगर अपनी खानदान की शुगर मिले हैं, वो एक्सपोर्ट की इजाज़त देते हैं, लोकल मार्केट में बढ़ जाती है, फिर इंपोर्ट की बातें करते हैं। इसाक डार साहब जो उन्हीं के रिश्तेदार हैं, उन्हीं को उस कमेटी का सरबराह बना देते हैं जो कि शुगर की मॉनिटरिंग कर रही है। कैसे सवाल नहीं उठता है? अगर मिफ्ता इस्माइल पर उठता है मैं उनके सामने सवाल ले जाता हूँ, मगर ये सवाल कैसे नहीं उठता है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब? देखिए, मैंने ये बात चेक की है, जिस आप शुगर की बात कर रहे हैं एडवाइजरी कमेटी की, उसके सरबराह डार साहब नहीं है। और सब एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी की, एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी बाकायदा बनाई है अक्टूबर, तो ये एडवाइजरी काउंसिल कह दिया था इन्होंने, उसके नहीं है। जी एडवाइजरी कमेटी कह दिया था, उसके नहीं है। डार साहब नहीं है। तो इस तरह का अगर झूठ बोल के आप फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करेंगे, इससे क्या मतलब लिया जाएगा? वही आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ही सवाल उठा रहे हैं वो। जी मैं सवाल देखिए, मेरी बात इस प्रोग्राम की बेनज़ीर नशोनुमा की और बिस्क के बोर्ड की एक मीटिंग में लिखा हुआ है कि ये 2 साल पायलट रहेगा और उसके बाद पायलट को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, ये 2022 के मार्च में इन्होंने ये फैसला कर लिया कि जब हुकूमत नहीं आई थी मुस्लिम लीग नून की, कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है, इसको बढ़ाएंगे। ये पहली जो सानिया निश्तर की उसमें हुआ है, ये भी बोर्ड की मीटिंग में कहा कि हम पहले इसको वो करेंगे पायलट और फिर बढ़ाएंगे। तारिक फजल चौधरी उधर आके बोल देता कि यार देखो ये पायलट था पहले 2 साल, उसके बाद बढ़ाया, मिफ्ता के साल में भी 15 अरब बढ़े, उसके बाद वाले साल में भी 15 अरब बढ़े, उसके बाद वाले साल में 8 और फिर उसके बाद 13 अरब बढ़े। अगर ये बोल देता तो किस्सा खत्म हो जाता। आपने नैब की बात शुरू कर दी, आपने FIA की बात शुरू कर दी, आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर दी, तो आप कम से कम किसी
किसी से पूछ तो सकते थे ना, सेक्रेटरी बिस्ट थे या उस जमाने में सेक्रेटरी मिफ्ता ने कभी किसी से बात की है? आप सेक्रेटरी फाइनेंस से पूछ सकते थे कि यार मिफ्ता ने कभी किसी से बात की है इस बारे में, तो वो बोलता नहीं मिफ्ता ने कभी बात नहीं की। आप एक और चीज कर सकते थे, आप आज के फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ लेते कि यार ये बजट जो था ये तुम्हें पता थी कि ये बजट है? तो वो बोलेगा मुझे भी नहीं पता थी, मुझे तो खाली बिस्क का एक टोटल नंबर पता होती है कि 500 अरब या 700 अरब हो गया है। बिस्क को 2019 में 245 था, अब 713 अरब किया है। क्यों किया गया 713? कि IMF के प्रेशर है। ये जो जवाब इन्होंने बिस्क ने लिख के दिया है, इसके अंदर 2 पॉइंट इन्होंने लिख के दिए कि ये प्रोग्राम जो है कमिटमेंट्स अंडर IMF एंड अदर मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स, यानी कि IMF और दूसरी मल्टीनेशनल एजेंसीज को हम ये वादा कर चुके थे, हम कमिट कर चुके थे, इसलिए बढ़ाया गया है। तो ये ना मेरे हाथ में था, ना डार साहब के हाथ में था, ना औरंगजेब के हाथ में। उससे पहले हफीज शेख भी वजीर रह चुका है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि प्रोग्राम इंडिकेटर्स आर टाइड टू प्रोग्राम विद एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल डोनर एजेंसी है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पेपरा रूल्स की बात फिर की है। अब मुझे बताएं कि जब हुकूमत पाकिस्तान एक कंपनी से गंदम खरीदती है, लेट्स से कि लुइस ड्राइफस से गंदम खरीदा, तो उससे आपने 5 लाख टन खरीदा। वो 5 लाख टन गंदम कहां से खरीदता है? उससे आपको क्या साहूकार है? आपको तो वो बेस्ट प्राइस दे रहा है, आप खरीद रहे हैं। WFP से, अगर WFP से आपने खरीदा है, WFP क्यों फॉलो करेगी? ब्रिटिश एयरवेज फॉलो करती है पाकिस्तान के रूल्स, कतर एयरवेज फॉलो करती है। WFP ने तो शुरू से आपको कहा था कि हम UN की एजेंसी, हम UN के प्रोटोकॉल से करेंगे। और WFP के अंदर अगर हम बेचते हैं तो हर 6 महीने बाद बिड होती है, हर 3 महीने बाद बिड होती है। डिपेंड करता है कि कब कब वो बिड करा रहे हैं। कोई लॉन्ग टर्म फूड सप्लाई एग्रीमेंट होते हैं, उसके तहत वो हमसे दुनिया भर में एक प्राइस लेते हैं। वो हमारा माल कभी जबूती भेज देते हैं, कभी बांग्लादेश भेज देते हैं, कभी पाकिस्तान भेज देते हैं। वो उनकी मर्जी है, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? सो द थिंग इज कि मतलब ये एक झूठा बस्ता उठाना, क्यों उठाना? जी तारिक फजल चौधरी जो है वो रोज जी तारिक फजल चौधरी साहब देखिए अगेन आई वुड से, अब वो बात जो जवाब दे रहे हैं बुनियादी तौर पे ये एक रेलेवेंट बात थी जो उन्हें करनी चाहिए। जिस फोरम पे भी पूछी जाए ये एक रेलेवेंट बात है जो वो करें। ये जो पर्सनलाइज होकर वो अटैक कर रहे हैं ना, कम से कम ये मेरी समझ से बाहर है कि आप एक पे हमला, दूसरे पे हमला, तीसरे पे हमला। और तीसरी बात ये है कि जो बातें अभी की है मिफ्ता ने, मैंने एक एक बात अपने सवाल में बताई है। ये प्रोग्राम शुरू हुआ वो भी बताई है, इनके दौर में जो इजाफा हुआ वो भी बताया है, बाद में जो इजाफा हुआ, और आज ये प्रोग्राम टोटल 97 अरब रुपया इस पर जा चुका है। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है जो मेरा वहाँ पे बयान मौजूद है। वो आपने 97 अरब की बात की, आपने इसाक डार ने कितना इजाफा किया, औरंगजेब ने कितना किया, तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू हुआ, ये सारी बातें आपने नहीं की डॉक्टर साहब। मैंने आपकी स्पीच सुनी है। जो तहरीरी जवाब जमा है ना उसमें पूरा टेबल मौजूद है, उसमें पूरा टेबल मौजूद है, उस जवाब में पूरा टेबल मौजूद है। लेकिन इसकी कुल लागत जाहिर है जब 21 ये था, 2 पहले था और उसके बाद इजाफा हुआ है तो ये 97 अरब हुआ है ना, ये सारा रिकॉर्ड पे है। तो डॉक्टर साहब आपकी नजर में डॉक्टर साहब जब आपने जाहिर है एक मिनट डॉक्टर साहब जब आपने डॉक्टर साहब रेलेवेंट जवाब है जी डॉक्टर साहब जब आपने जाहिर है मिनिस्ट्री से बात की होगी, जैसे हमने पहला ख्याल हमें ये आया कि हम शाजिया मरी साहिबा से बात करें जो चेयरपर्सन थी, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो सूबे हैं वो भी इस प्रोग्राम के तहत या जो नशोनुमा के मामला हैं उसमें इस्माइल इंडस्ट्री से, आपको कोई लगा कि कोई करप्शन है जिसकी कोई तहकीकात होनी चाहिए? क्योंकि अनुशा रहमान साहिबा ने नैब की बात कर दी, आपने नहीं की थी। मिफ्ता इस्माइल साहब मैं आपको भी बता दूं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने कोई नैब की बात नहीं की अपनी तकरीर में, आपको लगा कोई करप्शन का मामला है? जी देखें, बात यह है कि ये सारी रकम जो मैंने पहले आपको कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, बजट से एलोकेट होती है। इस रकम की तरसील और उससे आगे प्रोक्योरमेंट जिस तरीके से भी की जाती है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के वज़ा करदा असूल हैं जो कि मेजॉरिटी जो है पेपरा रूल्स की शक्ल में है। अब ये बात जो है ये मेरे इल्म में नहीं है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने क्या उन रूल्स को फॉलो किया है, उनका अपना इंटरनल मैकेनिज़्म है। और अगर उन्होंने अपने इंटरनल मैकेनिज्म के तहत इस्माइल इंडस्ट्रीज़ के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और प्रोक्योरमेंट की है तो वो क्या है वो तो ये खुद बता सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने ज़रा जब जवाब जमा कराया होगा और ये बात की तो आपके जहन में, आपके इल्म में नहीं था कि 2019 की मीटिंग है जिसके बाकायदा मिनट्स हैं जिसमें ये फैसला किया गया कि जो मैकेनिज्म होगा वो खुद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉलो करेगा? देखिए मेरी एक बात उसी को दिया जा रहा है सारा निज़ाम। जब आप जवाब दे रहे होते हैं किसी भी सवाल का तो जितना ऐसा सवाल का पूछा जाता है उतने हिस्से का जवाब तहरीरी शक्ल में आता है मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, उतने का जवाब देते हैं। आप एक प्रोग्राम या एक डिपार्टमेंट के किसी एक सवाल का आप 1 घंटे तक कर सकते हैं। जो
सवाल में पूछे गए थे, उनका जवाब आया और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, मगर डॉक्टर साहब फिर आप कम से कम जब आपसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हुई डॉक्टर साहब, तो आप उस पे तो फिर कमेंट ना करते ना, पेश किए गए हैं। डॉक्टर साहब जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठ रहा था तो फिर आप उस पे कम से कम फिर ये कमेंट करते कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है, एक आदमी जेल में था और ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये सब चीजें अप्रूव की गई हैं और इस्माइल इंडस्ट्रीज तो दीगर ममालिक में भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत सप्लाई करती है। शाहजेब साहब, इसमें सिर्फ उस हिस्से के बारे में बात हुई थी कि इनके दौर में जो 2 अरब से 21.5 अरब हुआ वो इनके अपने दौर में हुआ जब ये वज़ीर ख़जाना थे। वो इन्हें पता था, कैबिनेट से अप्रूवल थी, प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल थी नहीं थी, या ख़ुद इन्हें पता था कि ये जो पैसे सीधा मेरी इंडस्ट्री को जाएंगे। इसमें कौन सी ऐसी मुझे बात बताएं कि गलत है? मिस्टर इस्माइल साहब, आपको मिस्टर इस्माइल साहब ये कैसे हो सकता है कि अगर मिस्टर इस्माइल साहब ये कैसे हो सकता है आपको फाइनेंस मिनिस्टर बतौर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं पता तो बतौर इस्माइल इंडस्ट्रीज भी नहीं पता कि ये जो हो रहा है प्रोग्राम ये फ़ायदा आपकी इस्माइल इंडस्ट्रीज़ को होगा, बेशक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत हो रहा हो, मगर आपको कैसे नहीं पता था इन दोनों बातों का? वो देखें, ऑल तारिक फजल चौधरी हैड टू से वाज के भाई मिफ्ता इस्माइल के साल में अगर 15 अरब बढ़ा है तो इसलिए बढ़ा है कि ये पहले पायलट प्रोग्राम था और अब पूरे नेशनल प्रोग्राम हो गया, और उसके अगले साल भी क्योंकि बेनिफिशरीज बड़ी तेजी से बढ़े हैं तो डार साहब के साल में भी बढ़ा है। ये तो बड़ा आसानी से था ना, ये बोल देते कि उतना ही पैसे 15 अरब रुपए डार साहब के साल में बढ़े तो ये बात खत्म हो जाती। और फिर उसके बाद जब ये कहना कि हाँ पेपरा रूल्स अप्लाई नहीं होते, तो भाई पेपरा रूल्स तो ब्रिटिश एयरवेज के ऊपर भी अप्लाई नहीं होते। इतनी समझ तो तारिक फजल चौधरी को थी, ये जानबूझ के बोल रहे थे। देखिए सच्ची बात यह है कि तारिक फजल चौधरी और अनुशा रहमान ने ये सलीमुल्लाह करीमुल्लाह करा है और ये मेरे खिलाफ गोल करने की कोशिश की ताकि क्यों मैं जो बिजली की बात कर रहा हूँ, जो चीनी की बात कर रहा हूँ, ये बात ना हो सके। इन्होंने तो साथ साथ मतलब ये तो मेरे खिलाफ झूठ इसीलिए बोल रहे हैं ना कि मैं सच बोल रहा हूं इनके बारे में, ये बात कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे सिखा। मुझे जरा शाहजेब साहब ये पूछ लें कि ये जो फैक्ट्स हैं इसमें डिनाई किसको किया है इन्होंने? मैं बता रहा हूं कि आपने झूठ बोला शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में कितनी मिफ्ता के जमाने में बढ़ा है, उसके बाद 1 बिलियन बढ़ा था, नहीं अगले साल भी 15 बिलियन बढ़ा था। ना मैंने ये पता थी, बिल्कुल मैंने नहीं कहा, आपने ये नहीं, मैंने कहा बड़ा है, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। शहजाद ने इनसे पूछा कि मिफ्ता इस्माइल की बात के बाद में भी बढ़ा है नहीं, सवाल में इसने कहा कि नहीं ज्यादा अमाउंट तो मिफ्ता के बराबर बढ़ी, उसके बाद तो 1 बिलियन बढ़ा है, ये ऐसी कुछ अमाउंट बढ़ी है। ये आप देख लीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा शॉर्ट। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये कहना कि ये पेपरा रूल्स अप्लाई नहीं होते, तो भाई पेपरा रूल्स तो आज तक अप्लाई नहीं हुए, तो मिफ्ता इस्माइल को क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस पे अच्छा ये आपको पता है कि पेपरा रूल्स अप्लाई हो नहीं सकते, तो आप कहते हैं कि यार ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम खरीद रहा है, इस पे किसी ऑडिट का काम नहीं होता है, वो उनके अपने इंटरनल ऑडिट्स होते हैं। आप ये कह सकते थे, आप ये कह सकते थे कि ये बड़े बढ़ने की वजह ये थी कि इसके अंदर वो था, इसके अंदर पायलट प्रोग्राम खत्म हुआ और नेशनली लॉन्च हुआ है। और तीसरी चीज आप ये कह सकते थे कि हमने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा है, उसको भी ये नंबर नहीं पता है, करंट फाइनेंस मिनिस्टर को, डार को भी नंबर नहीं पता है, मिफ्ता को भी नंबर नहीं पता है, और ये IMF के कहने पे हुआ है। डॉक्टर तारिक फजल साहब, अब ना शाजिया मरी साहिबा तो जाहिर है मिफ्ता इस्माइल साहब की जमात से नहीं है, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, उन्होंने भी यही बात की कि पायलट प्रोग्राम था, उसके बाद तमाम दीगर इस्लाम में उसको फैलाया गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है डॉक्टर साहब, मैं आप दोनों से ये बात कहूंगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है पाकिस्तान में, 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, लॉन्च किया, और ये पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है। 2013 में नून लीग को भी कंटिन्यू करना पड़ा और उसका फायदा ही होता गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, वो सब पे करप्शन के इल्जाम लगाती थी, कहती थी माजी के सारे प्रोग्राम गलत थे, उन्हें भी इस प्रोग्राम को कंटिन्यू ही करना पड़ा। इस सारी कंट्रोवर्सी में ऐसा ना हो कि इस प्रोग्राम का नुकसान हो जाए, जो पाकिस्तान में आप खुद भी कह रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल साहब के इस प्रोग्राम से बेनिफिशरीज की तादाद 18 लाख तक पहुंची और इस प्रोग्राम की अफादियत ही है, फायदा ही हुआ है। बिल्कुल जी जी, इसमें कोई शक नहीं है जी। देखिए आप मिफ्ता साहब बोले दीजिए, डॉक्टर तारिक फजल साहब को बोले दीजिए। किसी ने प्रोग्राम को किसी ने भी कोई कंट्रोवर्सी का आप ये कहें कि निशाना नहीं बनाया, ना प्रोग्राम की अफादियत से किसी को इनकार है। जो मखसूस मैंने 2 सवाल आपसे किए हैं, सवाल वही थे और उनका जवाब अगर मिफ्ता साहब के पास स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, दे। ये बात जनाब कि हम कोई कहें कि नहीं ये बहुत कोई गलत प्रोग्राम है, ऐसे किसी को फायदा नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मगर डॉक्टर तारिक फजल साहब देखें, एक शहजाद इकबाल के प्रोग्राम की वो बात कर रहा है मिफ्ता, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कहा कि उस प्रोग्राम में बाद में भी इजाफा हुआ है, एग्जैक्टली कितना हुआ है ज़रा मुझे ज़बानी याद नहीं था। नहीं डॉक्टर साहब ये बात दुरुस्त कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, मैंने देखा है आपका शहजाद इकबाल साहब के साथ इंटरव्यू, आपने कहा मेजर इजाफा मिफ्ता इस्माइल के टाइम पर हुआ, उसके बाद 1 अरब और कम इजाफा हुआ, जो कि फैक्चुअली गलत बात है। इसाक डार साहब ने 20 से 35 किया और उसके बाद अब 52 अरब रुपए पर आ गया, फैक्चुअली गलत बात की थी आपने उस इंटरव्यू में। मैंने कहा बिल्कुल हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ, 21 नहीं हुआ, ये मैंने कहा है। डॉक्टर साहब ये आज भी मैं कायम हूं। डॉक्टर साहब ये 20 से 35 हो, 15 अरब रुपए का इजाफा हो,
फिर 20 से 53 हो गया, तो मिफ्ता इस्माइल साहब से ज्यादा इजाफा हुआ है ना। आपको कैसे नहीं पता थी ये बात? आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं था, मेरे इल्म में नहीं था। आपको मिफ्ता वाली सारी बात पता थी, बाकी बात नहीं पता थी जितना डार। देखें शाहजेब साहब, मेरी एक बात सुने, जितना 2 से 21 हुआ है ना 19 अरब का इजाफा, ये किसी दौर में नहीं हुआ। मगर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में 2 से 19 हुआ या 4.8 अरब से 19 हुआ? जो मेरे पास जवाब आया है पॉवर्टी एलिवेशन का, उसमें 2 अरब से 21.5 अरब हुआ है। डॉक्टर साहब आपको डॉक्यूमेंट्स, आपको फिर डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे डॉक्टर साहब। देखिए अब ये नंबर्स की गेम है, फैक्ट्स की। मंगवा लेंगे, मैं उसे आपको रिकन्फर्म कर दूंगा। ये वजारत की तरफ से तहरीरी जवाब आया, आपके पास मेरे कहा पड़ा होगा, आप देख लें। डॉक्टर साहब आपकी वजह 2020-21 में 2 अरब रुपए था, 2021-22 में 4.8 अरब रुपए हुआ, 2022-23 में जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए तो 20.6 अरब हुआ, फिर इसाक डार साहब ने 34.6 अरब किया, फिर 2024-25 में 42 अरब रुपए हुआ, तो 4.8 से ही हुआ था। डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये नंबर भी आपका दुरुस्त नहीं है। मैं एक और बात देखें, ये मेरा नंबर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये तो फैक्ट है ना, ये ना आपका नंबर होगा ना मिफ्ता साहब का होगा, ये तो हुकूमती नंबर। ये पॉवर्टी एलिवेशन का रिकॉर्ड है, ये उनका जवाब है। और अगर ये फैक्ट्स आपने दुरुस्त करने हैं तो जरूर करें, हम इस पर बात करेंगे। फैक्ट्स अगर जो मिनिस्ट्री ने दिए हैं वो गलत होंगे, मानेंगे, लेकिन मेरी बात सुने, मैं 2 बातें, ये बात जो एक बात तो ये कि कोई बच्चा नहीं है, इनको भी पता है कि वो क्या कर रहे थे। वो एक इम्प्लीकेशन कर रहे थे कि मिफ्ता ने बेईमानी करी है, मिफ्ता ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किया है, मिफ्ता ने करप्शन की है, ये इम्प्लाई कर रहे थे। वरना बड़ा सीधा जवाब था कि यार ये 2000 में 4 अरब से 20 अरब मिफ्ता के साल में हुआ है, अगले साल में 35 अरब हुआ है, डार के साल में तो ये बढ़ रहा है, और इसकी कोई मतलब, क्योंकि ये उसके होता है बिस्क का, और ये पायलट प्रोग्राम था, और ये यूएन खरीदता है। दूसरी बात जो ये गलत इंप्लाई करते हैं कि 97 का पूरा प्रोग्राम हो गया, तो 97 बिलियन में 60% मनी जो है वो कैश दिया जाता है लोगों को। जो हामला खातून जिनको आप कहते हैं कि आप क्लास में आइए, वो क्लास में आती हैं तो इनको ये पैकेट दिया जाता है, तो पहले उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं कैश कि वो क्लास में आ सकें। तो 60% ऑफ द मनी ऑफ द 97 बिलियन इज एक्चुअली डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स टू वुमेन। और ये कितना अंदर होता है कि कितने पैसे कैश देंगे, कितने पैसे ये देंगे, ये तो बिस्क का बोर्ड ही डिसाइड करता है। वी हैव नथिंग टू डू विद इट, एंड दे शुड नो इट, एंड दे नो इट। दिस इज द ट्रेजेडी कि इनको पता है कि ये कोई बात नहीं थी, और ये कहना कि हम कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रहे। आज ये क्यों बैठे हुए, अगर कंट्रोवर्सी नहीं हुई तो आज हम ये क्यों बात कर रहे हैं? वरना तो हम ये बात करते ना कि यार चीनी पाकिस्तान में महंगी हो गई, यार 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग हो गई, ये भी वो बात कर सकते थे ना। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि नहीं मिफ्ता ने कुछ कराया 2020 में, तो भाई फिर नैब में भेज दें, जी डॉक्टर साहब, फिर नैब में भेज दें। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं अगर कुछ गलत किया है, और वो आपको कोर्ट में भी सामना करने का चैलेंज कर रहे हैं। जी लास्ट चलें, पहली बात तो ये है कि ये इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान के पास है, उनकी स्टैंडिंग कमेटी इसको देख रही है। इसको कोई ना तो तहकीकाती इदारा देख रहा है, ना मैं देख रहा हूँ। जो वो फैसला करेंगे वो करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ये सवाल उठाया गया है कि प्रोक्योरमेंट जो हुई है इस्माइल इंडस्ट्रीज़ की, वो किस प्रोसेस के तहत हुई है, और उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो इसके भी इतना कोई सीखपा होने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर भी जनाब इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर साफ शफाफ तरीके से हुई है तो बात ख़त्म। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे। भारतीय ओपोजिशन के पुरजोर मुतालबात और कई हफ्तों के मुसलसल दबाव के बाद आज बिलाखिर भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बाज़ाब्ता बहस शुरू हो गई है और हुकूमती वज़रा को ओपोजिशन रहनुमाओं के सख्त सवालात का सामना करना पड़ रहा है। आज जहां इस इजलास में भारतीय ओपोजिशन लीडर और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी समेत ओपोजिशन की अहम क़यादत मौजूद थी, तो वहीं वज़ीर आज़म मोदी इजलास में शरीक नहीं हुए। ताहम मोदी हुकूमत के अहम वज़रा इजलास में मौजूद थे। आज सुबह जब भारतीय लोकसभा का इजलास शुरू हुआ तो इब्तिदा में शदीद बदनज़मी देखने में आई और ओपोजिशन अरकान नारेबाजी करते रहे, जिस पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई 1 बजे तक मुलतवी कर दी। इजलास दोबारा शुरू हुआ तो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी और अपनी तकरीर के दौरान जैसे ही ये दावा कर दिया कि पाकिस्तान ने हार मान ली थी और जंग रोकने की दरख्वास्त कर दी थी, तो वहीं पर ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से बराह रास्त पूछ लिया कि फिर आपने जंग क्यों रोकी। इस पर राजनाथ सिंह कोई खास जवाब नहीं दे पाए। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा। आपको मौका मिलेगा।
इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज ये दावा भी कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर किसी के दबाव में नहीं रोका गया था, बल्कि अहदाफ हासिल होने के बाद भारत ने खुद उसे रोका था। मगर कांग्रेस पाक भारत सीज फायर से मुतालिक सदर ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के बयानात दिखाकर राजनाथ सिंह की ट्रोलिंग कर रही। और आज जब भारतीय पार्लियामेंट का इजलास जारी था और राजनाथ सिंह दावा कर रहे थे कि जंग रोकने के लिए किसी का दबाव नहीं था, तो इसी दौरान सदर ट्रंप ने 29वीं मरतबा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। I think a very big one was India and Pakistan, because you're talking about two nuclear nations. That was a very big one. But the leaders of Pakistan and India, I know them very well. And they're in the midst of a trade deal, and yet they're talking about nuclear weapons. I say, this is crazy. So I said, I'm not doing a trade deal with you guys. They want the trade deal. They need it. I'm not doing a trade deal with you if you're going to have war. साथ ही लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह की ब्रीफिंग पर रद्दअमल देते हुए सवाल उठा दिया कि अगर पाकिस्तान वाकई घुटने टेकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों जंग रोक दी और किसके सामने सरेंडर किया। अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके, और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया। इसी तरह कांग्रेस रहनुमा दीपेंद्र सिंह ने अपनी तकरीर में कहा कि या तो डोनाल्ड को चुप कराओ या हिंदुस्तान में मैकडॉनल्ड्स को बंद कराओ। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा कल्याण बनर्जी ने अपनी तकरीर में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने एक्स हैंडल पर एक दफ़ा भी ये पोस्ट कर दें कि अमेरिकी सदर, आप गलत कह रहे हैं, अमेरिकी सदर के सामने नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना 36 इंच हो जाता है। ऑपोजिशन की इन सख्त तकारीर के दौरान आज के इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक अपना मौक़िफ़ पेश किया, मगर इसे भारतीय ऑपोजिशन मानने को तैयार नजर नहीं आई, जिस पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ऑपोजिशन अरकान पर गुस्सा हो गए। Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. So I would again, मैं इसको दोहराता हूँ, 22 अप्रैल से 17 जून तक। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज अपनी ब्रीफिंग में दावा भी किया कि पहलगाम हमले के बाद वजीर आजम मोदी ने तीनों अफवाज के सरबराहों की मीटिंग बुलाई थी और उन्हें कार्रवाई के लिए छूट दे दी थी, लेकिन इस पर कांग्रेस इंडोनेशिया में भारतीय डिफेंस अताशी के उस बयान को फिर सामने ले आई है, जिसमें उन्होंने भारतीय तैयारे गिरने का जवाब पेश किया था कि भारत ने कुछ तैयारे खोए हैं, मगर ये नुकसान सियासी लीडरशिप की तरफ से दी गई हिदायत की वजह से हुआ कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और एयर डिफेंस को निशाना नहीं बनाना। इसी तरह भारत की फौजी क़यादत तो तस्लीम कर रही है कि पाक भारत जंग के दौरान भारत को फाइटर जेट्स का नुकसान उठाना पड़ा, मगर भारत की सियासी क़यादत खामोश है। मगर ये सवाल मुसलसल उसका पीछा कर रहा है। आज भी लोकसभा के इजलास के दौरान कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने सवाल उठा दिया कि अब तो सदर ट्रंप भी कह रहे हैं कि 5-6 जेट्स गिरे हैं, आज राजनाथ सिंह बता दें कि हमारे कितने तैयारे गिरे हैं। भारतीय आवाम से ही नहीं, भारतीय फौज से भी झूठ बोला जा रहा है। इसके अलावा आज कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने
राजनाथ सिंह से ये बुनियादी सवाल फिर पूछ लिया कि पहलगाम में 26 लोगों को कत्ल करने वाले दहशतगर्द कैसे आए थे। कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया की जाली खबरों पर तबसरा करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया को सुनकर लग रहा था कि अब तो हम कराची में उठेंगे और पाकिस्तान को फतह कर लेंगे। कांग्रेस के डेप्यूटी अपोजिशन लीडर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके भारत वापस आए, मगर पहलगाम जाने के बजाय बिहार में इलेक्शन रैली से खिताब किया। हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में सुन, हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसी मिलती है, उनका सुनने में लगा कि आज तो हम फतह करके ही रहेंगे, लेकिन पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए और जो अंतिम परिणाम था उससे पीछे हम हट गए। सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्होंने संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। अगर पहलगाम में जो लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए अगर शहादत की मांग कोई कर रहा है तो हमारा दल का नेता राहुल गांधी कर रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर रहनुमा चिदंबरम गुज़िश्ता 2 दिन से भारत में तनकीद की जद में है, क्योंकि उन्होंने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि पहलगाम के हमलावर मकामी भी हो सकते हैं। हम ये क्यों फर्ज कर लें कि वो पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। They are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. They are reluctant to admit the losses. But losses are inevitable and natural in a war. So admit the losses. Not one country has named Pakistan as the aggressor. The Shanghai Cooperation Organization resolution, the BRICS resolution, has not named Pakistan. Our immediate neighbors, Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Maldives, Mauritius, have not named Pakistan. Therefore, the world opinion is condemning terrorism, condoling the victims, but not condemning Pakistan. आज की प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफिज।